हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दिल्ली सल्तनत भाग 2 से। दिल्ली सल्तनत भाग 2। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम दिल्ली सल्तनत में 1200 से 1526 ईस्वी के मध्यावधि, इस काल के मध्य की जो घटनाएं हैं जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सिंहासन पर बैठता है, शासक बनता है, हिंदुस्तान में शासन करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए आराम शाह नाम का एक व्यक्ति, जिसको तुर्क सरदारों द्वारा सुल्तान की गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन उसकी इल्तुतमिश द्वारा हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह और उसके बाद सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इल्तुतमिश का जिक्र इससे पहले यानी लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी के साथ खोखरों का जो विद्रोह हुआ था उसको दमन करने के लिए, उसका दमन करने के लिए जब मोहम्मद गोरी आया था, तब मोहम्मद गोरी के साथ उनका एक गुलाम था। और वो गुलाम कौन था? वो गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो बहुत ही योग्य और कुशल व्यक्तित्व का धनी था। इसी बात के लिए मोहम्मद गोरी का तो ये गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पता था कि इल्तुतमिश है वो काफ़ी कुशल है और जो शासन सत्ता संभालने में भी बहुत अच्छा है, शासन भी कर सकता है। तो इन विशेषताओं के कारण या इन योग्यताओं के कारण मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसको खरीद लिया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है। किससे? मोहम्मद गोरी से। एक बार तो ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी ने इसको सेल कर दिया, बेच दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये किसका गुलाम बन गया? इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बन गया। अब यहाँ ये गुलाम इसका बना, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलाम का गुलाम। अगर पूछा जाए कि गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, किस सुल्तान को कहा जाता है, तो वो है इल्तुतमिश। और क्यों कहा जाता है वो आपको बता दिया कि इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम या गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। तो अब यहाँ बात करें तो यहाँ इल्तुतमिश सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही नहीं बना था, बल्कि इसकी योग्यता को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से कर दी थी। बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से कर दी थी। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और अगर तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वो भी इल्तुतमिश था।
पेपर में दो तरह से प्रश्न आते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ही प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश पहला या प्रथम शासक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। क्यों? इससे पहले सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी बने थे, लेकिन जैसा कि आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना था और न ही उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसने दो ही उपाधि धारण की थी, एक तो थी मलिक की उपाधि और एक थी सिपह सालार की उपाधि। ये दो उपाधियां धारण की थी, सुल्तान की उपाधि कभी उन्होंने धारण नहीं की थी। तो पहला व्यक्ति था या पहला शासक था इल्तुतमिश जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दो क्वेश्चन है यहाँ से, एक तो तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और एक प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं। तो इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य की बात करें तो कुतुब मीनार जो थी, कुतुब मीनार जिसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, ससुर जी ने शुरू करवाई थी और दामाद ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, पूर्ण करवाया था। इसके अलावा बात करें तो गुम्बद, बहुत से शासक ऐसे थे जो गुम्बदों का निर्माण करवाते थे। गुम्बद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुम्बद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और भारत का प्रथम मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा भारत का प्रथम मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनवाया था कौन सा? सुल्तानगढ़ी मकबरा। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो भारत का प्रथम मकबरा था किसका? नासिरुद्दीन महमूद। भारत में मकबरे में सोने वाला पहला व्यक्ति नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का बेटा था। इसका जो मकबरा बनाया उसे सुल्तानगढ़ी मकबरा कहते हैं। और सुल्तानगढ़ी मकबरा भारत का पहला मकबरा है और इसका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश ने शासन संचालन में सहयोग के लिए एक दल का गठन किया गया था, जिस दल का नाम था चालीसा दल। चालीसा दल जिसका गठन, चालीसा दल से मतलब 40 का मतलब वही 40 लोगों का दल। 40 व्यक्ति थे जिनको कुछ शासन संचालन के बारे में ज्ञान था। ऐसा
लगता था कि इस व्यक्ति को शासन संचालन के बारे में थोड़ा ज्ञान है, तो उस तरह के 40 लोगों को इकट्ठा करके एक दल का निर्माण किया था, जिस दल का नाम रखा था 40वां दल। और ये इल्तुतमिश ने अपने शासन संचालन में सहयोग के लिए किया था। तो एक महत्वपूर्ण कार्य है 40वां दल। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि 40वां दल का गठन किस सुल्तान द्वारा किया गया था, तो वो है इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था या सुल्तान था। अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। 2 तरह के सिक्के चलाए थे, एक तो थे चांदी के, और चांदी के सिक्के जिन्हें टक्का कहा जाता था, और दूसरे थे तांबे के सिक्के जिन्हें जित्तल कहा जाता था। पेपर में प्रश्न आता है टक्का और जित्तल क्या है, तो क्या थे? सिक्के थे, जित्तल था तांबे का सिक्का और टक्का था चांदी का सिक्का। और ये चलाए किसने थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसके अलावा दिल्ली में एक टकसाल भी बनवाई थी। दिल्ली में एक टकसाल, जहां सिक्के बनाए जाते थे, टकसाल का भी निर्माण करवाया गया था। और पहली बार कह सकते हो कि पहला ही सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने सिक्कों पर किसी टकसाल का नाम लिखना प्रारंभ किया था। इस समय सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम भी अंकित होता था। इसके अलावा सिक्कों पर शिव यानी शिव भगवान की जो नंदी है उसका चित्र भी अंकित था, और एक घुड़सवार का भी चित्र अंकित होता था। घुड़सवार दिखाया गया था, चौगान या पोलो खेलते हुए एक घुड़सवार का चित्र था सिक्कों के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर इल्तुतमिश के बारे में देखें तो इल्तुतमिश वैसे शमसी वंश से था। शमसी वंश, आपको स्टार्ट में पिछले वीडियो के शुरू में आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। जब हमने वीडियो शुरू किया था तो बताया था कि ये जो दिल्ली पर 5 जो मुख्य वंश थे जिन्होंने शासन किया था, उनमें से पहला जो गुलाम वंश था, तो ये सारे गुलाम वंश के शासक थे। लेकिन गुलाम वंश में भी आगे जो शासक जिस वंश का था उस हिसाब से उन्होंने अपना राजवंश या अपना वंश चलाया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी नाम से वंश चलाया था। इल्तुतमिश जो शमसी वंश से था, इसीलिए इल्तुतमिश का वंश कौन सा था? शमसी वंश नाम से राजवंश चलता था, या शमसी वंश का शासक बना था, शमसी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश जिसकी पत्नी का नाम इसकी पत्नी के बारे में आपको बता दें, कहते हैं बहुत ही अत्याचारी महिला थी। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह-ए-तुर्कान। शाह-ए-तुर्कान। इनका एक बेटा था जिसके बारे में अभी अपनों ने जिक्र किया, नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी मृत्यु हो गई थी और जिसके नाम पर सुल्तानगढ़ी भारत का पहला मकबरा बना था। उसके बाद फिरोज शाह, फिरोज शाह एक अन्य बेटा था, और एक बेटी भी थी जिसका नाम आप सब जानते हो, रजिया सुल्तान।
नाम तो रजिया ही था, सुल्तान तो सुल्तान बनती है इसीलिए लगाया जाता है। एक बेटा और था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, इसीलिए इसको अलग दिखाया है कुतुबुद्दीन, ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। होता क्या है कि सिंहासन को लेकर हमेशा से चलता आया था कि आपस में थोड़ा विद्रोह होता है, युद्ध कह सकते हैं आप इसको, युद्ध होता है सुल्तान की गद्दी पे बैठने के लिए, और वही सिस्टम हुआ था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इल्तुतमिश प्रथम व्यक्ति था, प्रथम शासक था जिसने रणथंबोर को विजय किया था, रणथंबोर को विजय किया था, ये प्रथम व्यक्ति था। रणथंबोर के साथ साथ इन्होंने ग्वालियर विजय भी की थी। ग्वालियर विजय के समय, ग्वालियर विजय के समय इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद जो सुल्तान की गद्दी है उस पर मेरी बेटी रजिया सुल्तान को बिठाया जाए, रजिया को बिठाया जाए, रजिया को सुल्तान बनाया जाए, तो उसके बाद उसका नाम अपने आप रजिया सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक इच्छा थी कि मेरे बाद सिंहासन पर किसको बिठाया जाए, तो वो थी रजिया जिसको बिठाया जाए। लेकिन जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क अमीर थे, उनका ये मानना था कि महिला सुल्तान नहीं बन सकती, अगर नारी या स्त्री सुल्तान बनती है तो ये तुर्क सरदारों के लिए, जो तुर्क अमीर थे, उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि उनके पास कोई सुल्तान बनने वाला पुरुष नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, अच्छा व्यक्तित्व या बहादुर नहीं था, इसीलिए एक महिला को सुल्तान बनाया गया। तो इस बात को लेकर विद्रोह होता है, कब? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद विद्रोह होता है। और इसके बाद विद्रोह में क्या होता है कि इल्तुतमिश का एक बेटा तो पहले से मरा हुआ है, जो नासरुद्दीन महमूद है, ये तो मकबरे में भी सो गया। ठीक है, और एक बेटा था कुतुबुद्दीन, इसको अंधा करवा दिया जाता है, किसके द्वारा? जो इल्तुतमिश का बेटा था फिरोज शाह। फिरोज शाह जो था, जो तुर्क सरदार थे, अमीर तुर्क थे, उन सब ने मिलकर कहा कि रजिया को सुल्तान नहीं बनाएंगे, और उन्होंने ज़बरदस्ती किसको सुल्तान बना दिया? फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। और फिरोज शाह ने उनके साथ मिलकर अपने भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को अंधा करवा दिया। अब इन दो को निपटा दिया, महमूद वैसे निपट गया और जो कुतुबुद्दीन था वो वैसे निपट गया। अब बची कौन? रजिया। रजिया को इस बात का पता था कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर विजय, यानी इसके फादर, इसके पिता जब ग्वालियर विजय से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद जो सिंहासन है वो रजिया को दे देना। इल्तुतमिश के समय एक परंपरा थी, इल्तुतमिश अपने दरबार के सामने 2 शेर की मूर्तियां लगवा के रखता था, और उन शेर की मूर्तियों के गले में घंटी बंधी हुई थी। वो घंटी न्याय मांगने वालों के लिए थी, जिनको न्याय की आवश्यकता होती थी, उसके लिए वो 2 शेर की मूर्ति बनवा के उनके गले में घंटी लगा के और स्थापित करवा रखे थे। लेकिन एक खास बात और, जो न्याय मांगने वाला था वो रेड कपड़ों में होता था, लाल कपड़ों में होता था। लाल कपड़े पहन के न्याय वाला आता और उन्हें घंटियों को बजाता और घंटियों को बजाकर न्याय मांगता था। तो उस परंपरा का फ़ायदा यहाँ रजिया को मिलता है। रजिया क्या करती है? नवाज के बहाने से किसी तरह बाहर जाती है और रेड कपड़े पहन के जाती है, लाल वस्त्र पहन के जाती है, और लाल वस्त्र लोगों के बीच में जब जाती है तो लोगों को ये लगता है कि रजिया है वो न्याय मांगने आई है, और ये लोगों से कहती है भी आप पे बहुत ही जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। जुल्म और अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो फिरोज शाह था बहुत ही अकुशल शासक था, अयोग्य शासक था। तो इस समय सत्ता किसके हाथ में थी? तो वो थी शाह तुर्क, शाह तुर्कम के हाथ में। ये कौन थी? इल्तुतमिश की पत्नी और फिरोज शाह की माता। ठीक है, फिरोज शाह की माता के हाथ में थी। तो ये बहुत ही अत्याचारी स्त्री थी, लोग इसके अत्याचार से परेशान थे, और उन परेशान लोगों ने रजिया सुल्तान का साथ दिया
अब सुल्तान इसीलिए कह रहे हैं कि रजिया को उन लोगों ने सुल्तान बना दिया था। उन सब ने इकट्ठे होकर के और सुल्तान की गद्दी पर किसको बैठा दिया? रजिया को बना दिया, बैठा दिया। और तब से रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बनती है। हालांकि रजिया सुल्तान का शासन सिर्फ 3 वर्ष था। रजिया सुल्तान का जो शासन था वो 3 वर्ष था। रजिया सुल्तान बनने के बाद भी जो तुर्क अमीर थे, तुर्क सरदार थे, वो इस बात से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि रजिया ने सुल्तान बनने के बाद जो पर्दा प्रथा है उसको बिल्कुल त्याग दिया था, और ये कोट वगैरह जो सुल्तान के कपड़े थे वो पहनकर ही दरबार में आती थी और लोगों की फरियाद सुनती थी। तो इस तरह से इसी बात को लेके वो कहते थे कि जो नारी सम्मान है उसको आघात पहुंचा है, इसीलिए तुर्क जो सरदार थे वो इसे खिलाफ थे। एक व्यक्ति और था जो रजिया सुल्तान के ज़्यादा खास लोगों में से एक था। उस व्यक्ति का नाम था याकूत खान। याकूत खान जो तुर्की सरदार थे, तुर्की अमीर थे, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि जो रजिया है वो याकूत खान को ज़्यादा शासन संचालन में भागीदारी सौंपती है, या शासन संचालन का कोई भी कार्य है उसको करने में याकूत खान का ज़्यादा रोल रहता है। तो इस बात से भी तुर्क जो सरदार थे वो खुश नहीं थे। इसी नाराज़गी को चलते हुए धीरे धीरे ये नाराज़गी विद्रोह तक पहुंच जाती है, और लाहौर विद्रोह होता है कहाँ? लाहौर और तबर हिंद में। लाहौर तबर हिंद में विद्रोह हो जाता है। लाहौर और तबर हिंद में विद्रोह हो जाता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जो रजिया है, रजिया सुल्तान, वो याकूत खान को साथ लेकर लाहौर पर हमला करती है। लाहौर पर हमला कर देती है। जो तुर्क सरदार लोगों ने विद्रोह कर रखा था उसको दबाने के लिए। लेकिन इस युद्ध में विद्रोह को दबाने के चक्कर में क्या होता है? याकूत खान मर जाते हैं। याकूत खान की मृत्यु हो जाती है, याकूत खान को मार दिया जाता है। ठीक है, याकूत खान मर जाता है और रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया को बंदी बना दिया जाता है, और बंदी बनाने के बाद इसको जो तबर हिंद का किला था वहाँ कैद कर लिया जाता है। ये तबर हिंद वही है बठिंडा जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का कारण बना था। आपको बताया था कि तबर हिंद पर अपना राज जमाने के लिए या अपना हक जमाने के लिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच शत्रुतापन भी थी, और उस शत्रुता की वजह से दोनों तराइन में आके युद्ध लड़े थे, या दोनों के मध्य तराइन का युद्ध हुआ था। प्रथम हुआ या द्वितीय हुआ, उसके बाद ही सब हुआ था। तो जब रजिया को कैद कर लिया जाता है, कहाँ? तबर हिंद में। तबर हिंद में कैद करने वाला जो व्यक्ति होता है वो था, कैद करने वाला व्यक्ति, इसका नाम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सरदार अल्तुनिया। सरदार अल्तुनिया महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी तक तो ये रजिया को कैद करता है और तबर हिंद कैद खाने में इसको रखता है, लेकिन धीरे धीरे ये रजिया से प्रभावित हो जाता है, और रजिया भी इससे प्रभावित होती है, या रजिया को कुछ लालच होता है। दोनों के मध्य अच्छे संबंध बन जाते हैं,
और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रजिया सरदार अल्तुनिया से शादी कर लेती है। शादी का उद्देश्य जो थोड़े समय बाद, थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि क्या था। रजिया और ये दोनों मिलकर लाहौर पर आक्रमण करते हैं, सॉरी दिल्ली पर आक्रमण करते हैं दोबारा दिल्ली विजय के लिए। दिल्ली शासन वापस पाने के लिए रजिया सरदार अल्तुनिया के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देती है, लेकिन उस आक्रमण में इन्हें सफलता नहीं मिलती है। रजिया उस आक्रमण से सफल नहीं होती है और हार जाती है। हारने के बाद ये वापस लौट रहे होते हैं बठिंडा। जब वापस लौट रही होती है रजिया, तो रास्ते में एक जगह है कैथल, कैथल, वहाँ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो ये थी महत्वपूर्ण बात। रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम और एकमात्र सुल्तान थी, महिला। कौन थी? रजिया। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान, तो वो कौन थी? रजिया या रजिया सुल्तान। अब रजिया की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं बहराम खां। बहराम खां, बहराम खां शासक बनते हैं। ये नाम मात्र का सुल्तान था। नाम मात्र का सुल्तान था। इस समय वास्तविक सत्ता किस में थी? जो चालीसा दल था, किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। जो चालीसा दल था उसके अंदर वास्तविक सत्ता थी। ठीक है, वास्तविक सत्ता इसमें थी। इस समय मंगोलों ने आक्रमण किया था लाहौर पर। मंगोलों ने आक्रमण किया था और मंगोलों ने बहराम खान की हत्या कर दी थी। नाममात्र का सुल्तान था, अयोग्य था, अकुशल था। तो इस समय जो मंगोल थे उन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया था और लाहौर पर आक्रमण करने के बाद बहराम खां को मार दिया जाता है और यहाँ से इसका शासन खत्म हो जाता है। और आक्रमण किया था 1241 में। तो ये रजिया के बाद एक अकुशल सुल्तान बने थे। बहराम खां की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान की गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान की गद्दी पर बैठते हैं। ये भी अयोग्य शासक थे। इस समय जो वास्तविक सत्ता थी वास्तविक तो सत्ता थी वो थी वजीर के हाथ में। वजीर और वजीर थे मुहाजुबुद्दीन, तजाकिस्तान से था। ये तजाकिस्तान का एक गैर तुर्क था। तो अलाउद्दीन महमूद शाह के समय वास्तविक सत्ता चालीसा दल के हाथों में नहीं होकर किसके हाथ में थी? वजीर के हाथ में थी। और वजीर कौन थे? मुहाजुबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था और वो तजाकिस्तान का एक गैर तुर्क था। ठीक है, इनके बाद ये भी अयोग्य शासक थे। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हैं, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इनके बाद जो व्यक्ति थे वो थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन
नासिरुद्दीन जो शासक बनते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये शासन संचालन में अकुशल तो था, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत ही मधुर और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। ये जब फ्री समय होता था, खाली समय में कुरान पढ़ना, कुरान की नकल करना, ऐसे काम किया करता था। शासन संचालन में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसकी कोई रुचि नहीं था। लेकिन इस समय शासन संचालन किसके हाथ में था? तो वो था नायब के हाथों में। नायब, और उस समय नायब थे बलबन। उस समय नायब के पद पर कौन थे? तो वो थे बलबन। और कुछ जो शक्तियां थी वो थी चालीसा दल के हाथ में। चालीसा दल के हाथ में जो नासिरुद्दीन महमूद था उसके औलाद नहीं थी, न कोई पुत्र था और न कोई पुत्री थी। इसीलिए नासिरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान बनते हैं बलबन। बलबन के सुल्तान बनने से पहले सत्ता संचालन नासिरुद्दीन महमूद के समय भी बलबन ही करते थे, और कुछ पावर जो थी वो थी चालीसा दल के पास। लेकिन बलबन इससे ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। जो चालीसा दल के व्यक्ति थे उन सब में ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इस वजह से कुछ विरुद्ध जो थे, जो तुर्क सरदार थे, बलबन के पक्ष में नहीं थे। और उनके अलावा जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने भी एक दल बनाया था, और ये दल था बलबन विरोधी दल। बलबन विरोधी दल। और इस बलबन विरोधी दल का जो नेता था वो था रेहान। ये नासिरुद्दीन महमूद के समय होता है। तो इस तरह से नासिरुद्दीन महमूद जो शमसी वंश का अंतिम शासक था, इल्तुतमिश जिसने शमसी वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश का एक शासक इल्तुतमिश जिसने शमसी वंश की नींव रखी थी, और उस शमसी वंश का अंतिम शासक कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद बना। और नासिरुद्दीन महमूद के कोई औलाद नहीं थी, पुत्र या पुत्री नहीं थी। तो नासिरुद्दीन महमूद के बाद एक नया सुल्तान बनता है, और उस सुल्तान का नाम था बलबन, और जिसने बलबन वंश की स्थापना की थी। जिसने बलबन वंश की स्थापना की थी। तो ये थी आज की क्लास। कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था और जिसने कुतुबी वंश बनाया था। उसके बाद शासक बनता है जो आराम शाह है। उसके बाद इल्तुतमिश जिसने शमसी वंश बनाया था। और आज हमने पढ़ा कि शमसी वंश का जो पतन है वो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही हो जाता है, और एक नया सुल्तान बनता है बलबन, और जो एक नया वंश बनाता है बलबनी वंश, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमारी पटवारी और पुलिस की जो लाइव क्विज़ है, जो एक हो चुकी है, उसकी दूसरी क्विज़ 2 दिन बाद आपको मिलेगी। तो जुड़े रहिए आप हमसे, और स्टार्ट रखिए अपनी तैयारी, और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।